नमस्कार साथियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की तीसरी कक्षा हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जल्दी से 5 मिनट में रिकैप करेंगे पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या किया है। बात शुरुआत हुई थी इस्लाम की स्थापना से। 610 ईस्वी इस्लाम आया, सऊदी अरब इसका मेन गढ़ बना, यहीं पे स्थापना हुई। उसके बाद तुर्की एक ब्रांच और इसके अलावा ईरान में भी एक ब्रांच स्टार्ट हुई। बेसिकली इन 3 जगहों ने ये जिम्मा उठाया कि इस्लाम का प्रसार कैसे किया जाए। उसके बाद हमने देखा भारत की तरफ जो आक्रमणकारी आए, सबसे पहले अरबी आए। अरबियों में मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आया। 711 ईस्वी सिंध प्रांत पर कब्जा किया। इनको जो सफलता मिली वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकी। इसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 300 साल लग जाते हैं अगला इस्लामिक इन्वेजन, अगला इस्लामिक आक्रमण भारत की तरफ होने में, और वो थे तुर्कियों की तरफ से। इस बार हमने याद होगा आपको कि पहले महमूद गजनवी प्रदेश का ये शासक था, भारत की तरफ आक्रमण किया। भारत के अंदर एक मेन इनका एक एडवेंचर था सोमनाथ मंदिर को लूटना, जिसके बारे में आपको कुछ कहानियां बताई थी मैंने। अगला मोहम्मद गौरी भारत की तरफ आया अपने बड़े भाई ग्यासुद्दीन गौरी के आदेश पे। इसका मूल नाम था शिहाबुद्दीन गौरी। भारत पे अटैक किए। पृथ्वीराज चौहान से सामना हुआ। तराइन के पहले युद्ध में हार हुई इनकी, मोहम्मद गौरी की, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में जीत गए। तराइन के दूसरे युद्ध में जीत लेने के बाद आगे बढ़े भारत के अंदर। दिल्ली, लाहौर इनको अपना केंद्र बनाया। पीछे महमूद गजनवी की डेथ हो चुकी थी और गजनी प्रदेश और गौर प्रदेश दोनों के दोनों संभाल रहे थे। इस वजह से मोहम्मद गौरी बड़े व्यस्त थे। दिल्ली को पूर्णतया, दिल्ली और लाहौर को बेसिकली पूरी तरह से अपना टाइम दे नहीं पा रहे थे। इसलिए इन्होंने अपना एक दास जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको चुना भारत में अपना राजकाज संभालने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक विश्वास पात्र इनका एक दास था। मोहम्मद गौरी की बाद में मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सिपहसालार बन जाता है। मैंने सिपहसालार शब्द यूज किया है, सुल्तान नहीं किया, क्योंकि सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। इसके अलावा खुतबा नहीं पढ़वाया था। खुद के नाम के कॉइन्स या सिक्के भी नहीं चलवाए थे। एक इनके साथ लाख बख्श की एक उपाधि हम लोग देते हैं, वो आपको याद होगा। लाख बख्श की उपाधि क्या मतलब था इसका? लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सब उपाधियां मिली हुई थी। इसके अलावा इनका एक बख्तियार खिलजी नाम का एक सेनापति था, जिसने बिहार बंगाल के एरिया में बड़ा आतंक ढाया था। आपको याद होगा, हमने बात की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके अलावा और क्या क्या कर चुके थे? कुछ स्थापत्य कला में कुछ इनकी देन थी। 3 मेन हमने देखे थे जो निर्माण करवाए गए थे इनके शासनकाल के दौरान। वो थे, पहला सबसे फेमस कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी इनके गुरु थे, धर्मगुरु थे, सूफी धर्मगुरु थे वो। उनके नाम पे इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगला 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि था अजमेर में। ये एक मस्जिद थी, अजमेर में निर्माण करवाया गया इसका। इसके अलावा तीसरा आपको याद होगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इस तरह से ये कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉपिक था। उसके बाद हम अगला गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसके दामाद इल्तुतमिश भारत के अगले शासक बनते हैं। बीच में आराम शाह, इनका कोई पुत्र इतिहास में खास जिक्र मिलता नहीं है। इस वजह से आराम शाह नाम का एक शासक आया था, पर सिर्फ कुछ महीनों के लिए रह पाए। उनको गद्दी से हटाया इल्तुतमिश ने और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दी दिल्ली सल्तनत को। सबसे पहले तो इन्होंने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता का केंद्र लाहौर था, इन्होंने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया। समस्याएं थी, आमिरों पे भरोसा नहीं कर सकते थे, इस वजह से गए आगे और इन्होंने एक सिस्टम लेके आए जिसको बोला चालीसा, तुर्काने चहलगामी या चालीसा, याद होगा आपको। इक्ता का सिस्टम लाए थे, याद आ जाएगा आपको। जमीन दी जाती थी अधिकारियों, और बड़े जो इनके सेना नायक होते थे उनको एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था वेतन की जगह। इसके अलावा और कुछ सुधार किए थे इल्तुतमिश ने। खुद इल्बरी ट्राइब के थे ये, और
जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मामलुक थे। रिवीजन करवा रहा हूं मैं, पिछली क्लास में हम सब सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इल्तुतमिश सिक्के चलवाए थे, एक था टंका, चांदी के सिक्के थे, और उसके अलावा एक था जिट्टल, जो तांबे के सिक्के चलवाए गए थे। इल्तुतमिश के ये कुछ सुधार शासन व्यवस्था में किए गए थे, जिससे इन्होंने एक लंबा शासनकाल चलाया था, लगभग 26 साल, 26 से 30 साल बोलते हैं हम, कि 1206 से स्टार्ट किया था 1210 से, माफ कीजिएगा, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और 1210 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत पे चला। इल्तुतमिश, इसके आगे इनके पुत्र, बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है, छोटे पुत्र अयोग्य थे, जिम्मेदारी दी रजिया को, अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया रजिया सुल्ताना को। रजिया सुल्ताना मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। इनके बारे में कल डिटेल में हमने बात की थी, कुछ याद रखने लायक ज्यादा चीजें थी नहीं, बस एक ये फैक्ट कि ये भारत की पहली महिला, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी, ये आपको याद रखना है। रजिया के बाद तुर्कान चहलगामी या चालीसा काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा था, और उन्होंने इसका विरोध भी किया था। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे बलबन पावर में ऊपर चढ़ता है, वो सारी बातें हम आज की क्लास में करेंगे। मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगे होंगे। ये रिवीजन हमने किया पिछली 2 क्लास का, और ये ही एक की है आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाने की। एग्जाम में आप कितना रिटेन करते हो वो निर्भर करेगा कि रिवीजन आपने कितनी बार किया है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है आपने, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये एक्चुअल कोट होना चाहिए। परफेक्ट प्रैक्टिस क्या है? उस प्रैक्टिस में रिवीजन इंक्लूडेड होगा, रिवीजन और मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, वो भी वीडियोस आपके लिए अपलोड किए जाएंगे बार बार। अभी कंटिन्यू करते हैं हम अपने आज के आगे के टॉपिक्स पे। रजिया सुल्ताना की मृत्यु के बाद, हमने कल बात की थी रजिया सुल्ताना के बाद में दिल्ली सल्तनत का क्या हाल हुआ था। तुर्कान चहलगामी या चालीसा बड़ा एक इंपॉर्टेंट पावरफुल ग्रुप बन चुका था, और ये असली किंग मेकर यही थे। रजिया के बाद में बहराम शाह बने, राजा बने। उन्होंने एक नया पद क्रिएट किया जिसका नाम था आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक क्या था कि ये एक तरह का पद था कि सुल्तान का मेन सलाहकार कौन होगा, ये एक पद क्रिएट किया गया। बहराम शाह सुल्तान बने थे। उसके बाद, ये बात कर रहा हूं मैं 1239 से लेके 1265 के पीरियड की। कल की क्लास में भी हमने थोड़ी बहुत बात की थी, थोड़ी सी लाइट इस चीज पे डाली थी कि 1239 से 65 के बीच सुल्तान बड़े ही तेजी से बदलते जा रहे थे, और बदल रहे थे, नहीं बदल रहे थे, लेकिन असली पावर कंट्रोल कौन कर रहा था ये बात सबको पता थी, प्रजा को भी पता थी कि तुर्कान चहलगामी अब इस सल्तनत के लिए एक नासूर बन गया है। नासूर का मतलब आप समझते होंगे, एक कैंसर बन गया है, खा रहा था वो सल्तनत को अंदर से। आगे बढ़ते हैं हम। बहराम शाह, इसके बाद में अगला नसीरुद्दीन शाह। तो अपने मूवी स्टार नहीं है ये बॉलीवुड वाले, ये नसीरुद्दीन शाह गुलाम वंश में ही अगले वंशज थे इल्तुतमिश के। नसीरुद्दीन शाह राजा बने। इन्होंने एक काम किया कि इनके साथ चीज ये थी कि इन्होंने जो बहराम शाह ने एक पद बनाया था, अभी आपको बताया मैंने, आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक का पद इन्होंने बनाया था। आरिज ए मुमालिक पद के ऊपर नसीरुद्दीन शाह ने बलबन को बिठा दिया। बलबन, ये नाम आप आज की क्लास में काफी बार सुनोगे। इनफैक्ट हमारा अगला टॉपिक ही बलबन है, तो थोड़ी सी एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। जो लोग इतिहास में नाम बड़ा करते हैं अपना, उनके लिए एक भूमिका, एक इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है, तो वो इंट्रोडक्शन यहां पर मिलेगा। बलबन इधर नसीरुद्दीन शाह को रिमोट कंट्रोल कर रहा था। अपनी बेटी की शादी इन्होंने नसीरुद्दीन शाह से करवा दी। उसके बाद बलबन इस पूरी सल्तनत का मेन प्रधानमंत्री के रूप में, नायब के रूप में भी खुद आगे उन्नति करते हैं, और सारा का सारा शासन कंट्रोल कर रहा था। बलबन के सामने समस्याएं, अब एक प्रधानमंत्री के तौर पे कुछ समस्याएं थी, जो आगे जाके हम देखेंगे कि उसके जब वो सुल्तान बनेंगे तब भी उसके सामने वो समस्याएं रहेगी।
कुछ कॉमन समस्याएं थी। मंगोलों का आक्रमण जैसे हो रहा था, आपको याद होगा, आज डिवीजन में मैंने वो पॉइंट मिस किया है, लेकिन कल आपको स्टोरी पूरी बताई थी। इल्तुतमिश के समय पे मंगोलों का एक आक्रमण भारत की तरफ हो सकता था चंगेज खां के नेतृत्व में। तो चंगेज खां का एक खतरा उस टाइम तो टाल दिया था, लेकिन क्या मंगोलों का खतरा हमेशा के लिए टल गया था? वो समस्या थी और ये लोग जूझते भी रहे। वह बहरहाल बलबन अपना टाइम देखते हुए, मौका देखते हुए नसीरुद्दीन को अल्टीमेटली पद से हटा देता है और 1265 के अंदर बलबन ग्यासुद्दीन बलबन की उपाधि के साथ बलबन दिल्ली सल्तनत की सत्ता पे, गद्दी पे काबिज होता है। ये चीज अब बलबन बन तो गया शासक, लेकिन बलबन को पता था कि ऐसे कितने ही बलबन पावर को एब्सॉर्ब करने के लिए तैयार बैठे हैं। तुर्कान चहलगामी मैंने बताया अब एक नासूर बन चुका था। 40 लोगों का ग्रुप, 40 जो हमारे ये आमिर थे, ये अब राजाओं को एकदम कपड़ों की तरह बदल रहे थे। जो पसंद नहीं आया उसको बदल देंगे। षड्यंत्र, नित नए षड्यंत्र रचे जा रहे थे और ग्यासुद्दीन बलबन इस बात से भली भांति परिचित था। जाहिर सी बात है कि ये आदमी खुद भी तो उसी सेटअप का पार्ट था। कितने टाइम तक अब वो पावर कंट्रोल कर रहा था। अब इसको बनने के बाद में जैसे शासक बना ग्यासुद्दीन बलबन, तो इसको ये प्रॉब्लम सता रहे थे। पहले सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं, उसके हिसाब से इसने सॉल्यूशन क्या किए वो फैक्ट हमें आसानी से दिख जाएंगे और याद करने में आसानी लगती है किसी चीज की वजह क्या है। थोड़ा सा यही रैशनैलिटी मैं इस इतिहास के टॉपिक के साथ लाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग देखते हैं नॉर्मल क्लासेस में या अपने को बुक्स फैक्ट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन किसी ने कोई काम किया, किसी ने ताजमहल बनवाया मुमताज की याद में, तो वो क्यों बनवाया, उस चीज के पीछे की, वो जो ताजमहल आगरा में है ये सब नहीं रट लिया, लेकिन क्यों बनवाया था ये बचपन में हमें पढ़ाया किसी ने कि हाँ प्यार की याद में अपने बनाया था उन्होंने, तब वो चीज याद हुई ना। तो ये सारी जो चीजें हैं इनके कारण जब हमें पता होंगे तब हम बेहतर तरीके से उनको समझ सकते हैं या याद रख सकते हैं। ग्यासुद्दीन बलबन के सामने कुछ समस्याएं थी। क्या समस्या थी? हाँ जी, बलबन के सामने की समस्याएं क्या थी? एक तो मंगोलों का आक्रमण जारी था, सीमाओं पे मंगोल अभी भी अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे। उसके अलावा मंगोलों के अलावा मंगोल थे, इनके अलावा राजपूत भी इनको सैन्य दृष्टि से तंग कर रहे थे। राजपूत शासक, डाकुओं की समस्या बढ़ गई थी। इसके अलावा आमिर, ये जो तुर्काने चहलगामी या 40 एक ग्रुप बना के गए थे इल्तुतमिश, वो मैंने अब बताया मैंने अभी आपको कि ये एक नासूर बन चुका था, तो वो अब समस्याएं क्रिएट कर रहा था। बलबन भलीभांति परिचित था। और क्या समस्या थी? आर्थिक समस्या। सल्तनत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जब हमारे शासक जो थे ये अयोग्य होंगे तो सबसे जो एक मेजर फर्क जिस चीज पे पड़ता है वो होती है कि अर्थव्यवस्था उस राज्य की, वो इस समय चरमरा गई थी, क्योंकि हमने देखा 2 से 3 अयोग्य शासक इनसे पहले आ चुके थे। तो आर्थिक समस्याएं अपनी थी इनके पास। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा गायब हो चुकी थी। कल बात की थी हमने, कल लास्ट में क्लास खत्म करने से पहले, याद होगा आपको। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा क्यों गायब हो गई थी? रजिया के साथ जो हुआ, उसके बाद हमने देखा बहराम शाह आ गया, फिर नसीरुद्दीन शाह आ गया और पावर कंट्रोल कर रहे थे ये आमिर। ऐसे में जनता का एक शासक से, एक सुल्तान से, सुल्तान के दरबार से भरोसा तो उठना ही था। डर भी खत्म हो गया था, शासन व्यवस्था भी चरमरा गई थी। तो एक पद की प्रतिष्ठा जो चीज होती है वो गायब हो गई थी। ये सारी चीजें थी जो ग्यासुद्दीन बलबन के सामने खड़ी थी। एक और फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं, इनको एक उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। उलुग खां एक उपाधि थी। जब वो अर्लियर ये ग्यासुद्दीन बलबन भी इल्तुतमिश के ही एक क्या कहते हैं उसको, गुलाम थे, स्लेव थे। इसी वजह से गुलाम वंश में गिनती करते हैं हम ग्यासुद्दीन बलबन की भी। तो ग्यासुद्दीन बलबन खुद भी गुलाम वंश का एक गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था। चेन आपको याद होगी जो चेन हमने बनाई थी शुरू में, सबसे पहले गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, और ये चेन एक चल रही थी। बलबन के सामने ये सारी समस्याएं, कैसे निपटेगा? मंगोलों से कैसे निपटा? सबसे पहले मंगोलों से निपटने के लिए
बलबन ने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया। एक नीति अपनाई गई और उस नीति का नाम था रक्त और लोहे की नीति। रक्त और लोहे की नीति क्या थी? नाम से हल्का सा हिंट तो मिला होगा। खून बहाएंगे लोहे से, लोहा आयरन, तलवार, तलवार के जोर पे जो भी बलबन के सामने बलबन का एक हल्का सा भी विरोध करेगा उसको निपटा दिया जाएगा। उसकी इस क्रूरता के शिकार मंगोल भी हुए और जो विरोधी आमिर थे वो भी हुए। तो पहला मेजर स्टेप रक्त लोह की नीति। दूसरा, एक ग्रुप बनाया था चालीसा इल्तुतमिश ने। पता था बलबन को नहीं चल रहा है, समस्याएं क्रिएट कर रहा है, चालीसा को खत्म कर दिया। चालीसा को टाटा बाय बाय बोल दिया गया। बलबन को पता था कि खुद के लक्षण पता थे उसको कि क्या करके आया है और क्या आगे के लोग कर सकते हैं। सबसे पहले इसीलिए चालीसा खत्म किया, इस ग्रुप को खत्म किया। मंगोलों की समस्या से पूरी तरह से निपटने के लिए एक और काम किया इन्होंने, वो था दीवान ए आरिस। दीवान ए आरिस क्या था? ये एक सैन्य विभाग का प्रमुख था। सैन्य विभाग को पूरी तरह से, पहले क्या था कि मिक्स्ड थी पूरी सल्तनत का जो एक मतलब एक सिस्टम जो होता है राज करने का, प्रशासन, वो थोड़ा सा मिक्स था। टाइम के साथ उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। बलबन ने यही चीज देखते हुए दीवान ए आरिस, एक अभी होती है हमारी डिफेंस फोर्सेस अलग से एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ऐसे नहीं होता ना कि युद्ध होना है और वित्त मंत्रालय अलग से, तब वित्त मंत्रालय जो है वो साइन करेगा और फिर आर्मी अपना निकलेगी। नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है, डिफेंस के मुद्दे वो देखती है। सेम इधर बलबन ये बात समझ गया था कि राज्य को एक अलग डिफेंस के एक विभाग की जरूरत है। तो दीवान ए आरिस एक अधिकारी बनाया गया और ये नया एक विभाग, सैन्य विभाग की एक, इसको सेपरेट बना दिया गया वित्त विभाग से। तो इसकी इंपॉर्टेंस है। इसी की सहायता से इसने मंगोलों से आगे बढ़ चढ़कर लोहा लिया। कैसे लिया कि ये नया क्या कर रहा था जो इससे पहले वाले नहीं कर रहे थे मंगोल समस्या से निपटने के लिए। बेसिकली बलबन ने जो सीमाओं पर जो अपने दुर्ग स्थित थे उन सब की मरम्मत करवाई, उनके ऊपर पैसा लगवाया, इन्वेस्टमेंट किया, सैन्य अपनी शक्तियां बढ़ाई और उसके बाद एक साथ लिया एक स्ट्रेटेजिक अलाइज का, जिनका नाम था खलजी। खलजी या खिलजी, ये आप आगे भी देखोगे। खिलजी जो है आपको दिखेंगे पिक्चर में। खिलजी लड़ते अच्छा थे। ये खिलजी ट्राइब उधर अफगानिस्तान के आसपास बस रही थी, कहीं थे ये भी तुर्क, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान के आसपास रह रहे थे तो इनके रहन सहन जो था ये थोड़ा सा उनके जैसा था। अब आगे बात करेंगे अपन धीरे धीरे। खलजियों का जिक्र थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन मंगोलों की समस्या से निपटने में इनको खलजियों का भी सहयोग मिला था। मंगोलों की समस्या से डन। इसके अलावा हमने देखा चालीसा की समस्या से निपट लिए, चालीसा को इन्होंने डिसबैंड कर दिया, समाप्त कर दिया। एक और चीज थी बलबन के लिए। अब सबसे बड़ी समस्या, एक तो आर्थिक समस्या और पद प्रतिष्ठा। पहले आर्थिक समस्या की बात कर लेते हैं। एक नया विभाग इनके द्वारा बनाया गया जिस विभाग का नाम था बरीद। थोड़ा सा मिक्सअप सा हो गया, इसको मैं लास्ट में आपको रिवाइज कराऊंगा तो सारे ये स्टेप्स वापस बताऊंगा और नोट्स में क्लैरिटी से दे दिया है मैंने सब कुछ ऑलरेडी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। अभी फोकस करिए मैं जो बोल रहा हूं उस पर, और थोड़ा बहुत बोर्ड पे हम लोग बात कर रहे हैं, रिविजन करेंगे। बरीद बनाया गया। बरीद क्या था? गुप्तचर विभाग। मैं आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए बरीद या गुप्तचर विभाग का क्या लेना देना? भारत के कई खुफिया विभाग है, आईबी बोलते हैं हम, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। पठान जिस मूवी आई थी अभी, पठान कौन से उसका विभाग का पार्ट था? तो वही ऐसे विभाग, खुफिया विभाग, जो सरकार के लिए वो काम करते हैं जो सरकार सबकी आंखों के सामने नहीं कर सकती। लेकिन यहां पे आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए बलबन ऐसा ही खुफिया विभाग क्यों बना रहा है? खुफिया विभाग बलबन ने बनाया था सारे समस्याओं से निपटने के लिए, उनमें आर्थिक समस्या भी एक थी, क्योंकि आमिर कंट्रोल करते थे, डिपार्टमेंट का जो अध्यक्ष होगा वो कंट्रोल करेगा। और इन आमिरों पे नजर रखने के लिए कि करप्शन कितना हो रहा है, आर्थिक समस्या क्या वाकई उतनी बड़ी है जितनी दिखाई जा रही है, क्या वाकई पैसे की कमी है सल्तनत में, क्या वाकई बाजार में उतना मूवमेंट पैसे का है ही नहीं। तो इस तरह की चीजों को
दिखाने के लिए, देखने के लिए बरीद विभाग बनाया गया और बरीद विभाग के जो अधिकारी थे ये बाजार में चप्पे चप्पे पे फैले हुए थे। इसने ना सिर्फ प्रशासन तंत्र को मजबूत किया बल्कि बाजार को भी एक तरह से ऊपर उठा दिया, क्योंकि जो करप्शन लेवल्स जो थे उनको कंट्रोल करने में सहायता मिली। ये बात हो गई बरीद। अब सबसे मेजर पार्ट था पद प्रतिष्ठा। सल्तनत का सुल्तान और कोई इज्जत नहीं कर रहा, क्योंकि देखा पीछे एकदम मैंने बताया कपड़ों की तरह बदल रहे थे सुल्तान को ये आमिर। और इसने खत्म तो कर दिया ये चालीसा खत्म होने के बाद क्या अब भी जनता भरोसा कर लेगी क्या कि आमिर अपना जो ये सुल्तान है इसके पास सारी शक्तियां हैं? तो जनता को एक प्रतिष्ठा जो थी वो वापस पाई गई एक नीति के द्वारा। वो नीति थी राजत्व का सिद्धांत। बलबन का राजत्व का सिद्धांत क्या था? बलबन का राजत्व का सिद्धांत बात करते हैं अभी। उससे पहले थोड़ी सी आपको एक बात बताता हूं। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आपने देखी होगी, चुनाव होते हैं उससे जस्ट पहले हमारे कई बाबा वगैरह जो होते हैं ये जो पकड़े जाते हैं उन सबको छोड़ देते हैं पैरोल पे। पैरोल एक चीज होती है, आप गूगल करना पता चल जाएगा, एक बेसिकली जमानत मिल जाती है थोड़े टाइम के लिए। हरियाणा के अंदर एक एमएसजी बाबा, देखा ही होगा आपने, यूट्यूब पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे कभी थोड़े टाइम पहले ऐड पे वो दिखे भी होंगे, उनके इधर इधर ऐसे बाल बाल निकल रहे थे, कुछ चमकता हुआ सा एक मोटा ताजा सा बाबा थे। वो कुछ गलत काम करते हुए उनको पकड़ा गया, लेकिन उनके फॉलोअर्स बहुत हैं। हरियाणा में चुनाव थे विधानसभा के, उससे जस्ट पहले बाबा को छोड़ दिया गया पैरोल पे। पूरी तरह से तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन पैरोल पे छोड़ा गया कुछ दिन के लिए। बाबा आए, थोड़ा प्रवचन करके गए, साथ में भक्तों को बोला भी होगा कि वोट किधर डालना है। इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर है। यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर तो अब आने लगे। समाज को इन्फ्लुएंस कब से कर रहे हैं? जब से धर्म आया था। ये उस जमाने के सोशल मीडिया स्टार थे। धर्म, उसके बिना अब धर्म और ईश्वर एक ऐसी कल्पना है जिसकी सहायता लेके कोई भी राजा अपने पद को एक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। उनको एक तरह से वही वो ब्लू टिक की बात की थी ना, एक वेरिफिकेशन। इल्तुतमिश कहां गया था? खलीफा के पास जाना पड़ा था ना, तो खलीफा के पास गया था। वैसे ही अब बलबन के लिए क्या था कि बलबन को कुछ बड़ा करना था। बलबन ने बोल दिया, बलबन अपने राजत्व का सिद्धांत लेके आया कि कुछ शब्द यूज किया इसने। एक तो कि मेरे ऊपर है नियाबत ए खुदाई, ये थोड़े से उर्दू वर्ड है जिसका मतलब है नियाबत ए खुदाई की मेरे ऊपर तो खुदा का एक तरह से नियामत है, खुदा की एक ईश्वर की एक डायरेक्ट मेरे ऊपर कृपा है। मैं चुना गया हूं ईश्वर के द्वारा तुम्हारे ऊपर राज करने के लिए। जनता ठीक है सुल्तान को गाली दे सकती थी पहले कि सुल्तान को जो है ये आमिर जो है बदल दे रहे हैं, आमिरों का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अब ईश्वर आ गया मैटर में। ईश्वर से तो सब डरते हैं। एक मूवी का एक फेमस डायलॉग था, वो इंडिया इज अ गॉड फियरिंग कंट्री नॉट अ गॉड लविंग कंट्री। तो ईश्वर का डर सबको लगता है। बलबन ने नब्ज पकड़ ली। बलबन ने नियावत खुदाई और खुद को एक और शब्द दिया इसने, जिल्ले इलाही। दो शब्द इसने खुद के लिए डिक्लेयर कर दिए। जिल्ले इलाही का मतलब था ईश्वर की परछाई, कि वो इस धरती पर ईश्वर की परछाई खुद है। ये बात डिक्लेयर करवा के जनता के रटवा दी गई एकदम। जनता के अंदर ये प्रचार किया गया, ये बलबन का राजत्व का सिद्धांत। उसके लिए ये दो शब्द बड़े जरूरी है कि ये एक तरह से उसका क्रक्स हमें बता देते हैं कि ये चीज क्या थी, राजत्व का सिद्धांत। बलबन अपनी इन्हीं दो नीतियों से, अपने राजत्व के सिद्धांत से अब जनता में एक भय पैदा कर रहा था कि सुल्तान के आदेशों की अवहेलना ईश्वर के आदेशों की अवहेलना है। अब जब डायरेक्ट ईश्वर की छाया ये आदमी हो गया तो किसी आमिर की क्या कोई औकात रहेगी इसके आगे, बलबन के आगे? नहीं, ना तो किसी आमिर की रहेगी और ना ही उलेमा वर्ग की। उलेमा वर्ग कौन था? ये धर्मगुरु थे, क्योंकि मैंने बताया कि ये धर्म जो है हमेशा इन्फ्लुएंस करता है। बलबन को पता था कि ये भी इन्फ्लुएंस करेंगे या हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन बलबन ने ये जो एक इलाज निकाला इसका कि एक ही हथियार से इन्होंने उलेमाओं को भी साइड कर दिया और आमिरों को भी दरकिनार कर दिया कि शासन में अब बलबन से बड़ा कोई नहीं। बलबन एकदम एक बेहतर सा एक छोटा सा शब्द है, केंद्रीकरण। सत्ता का पूर्णतया केंद्रीकरण कर दिया इन्होंने। केंद्रीकरण मतलब कि सत्ता सिर्फ बलबन की तरफ केंद्रित, आमिरों पे किसी पे कोई भरोसा नहीं। और
ये भरोसा नहीं था किसी के ऊपर, ये थोड़ी सी दिक्कत भी देगा आगे, लेकिन अभी के लिए तो सब कुछ गार्डन गार्डन करने के लिए काफी था ये कि जनता अब डर रही है इनसे। और होता है ना, एक चीज मैंने आपको पहली क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे तब बोला था कि ये दिल्ली सल्तनत एकदम एक शिशु की तरह थी, एकदम नेसेंट स्टेज पे, बच्चे की तरह। छोटा बच्चा होता है एकदम, उसको तो अपने हिसाब से अपन ढालते हैं। वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था, जब ये 5 से 10 साल का होता है, थोड़ा सा बड़ा और होता है तो थोड़ी उदंडता दिखाता है। अब उसको उसके पेरेंट्स या तो समझदार होगा तो बच्चा अगर थोड़ा तो उसको कुछ सिखाएंगे कि ऐसे करना है, ये करना है, ये सिस्टम है, ऐसे किसी की इज्जत करनी है, घर पे कोई गेस्ट आया तो उसके सामने ऐसे बदमाशियां नहीं करनी, तो वो सुधर जाता है कि थोड़ा समझा के मान जाए। दूसरा होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आजकल थोड़ा सा ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया कि बच्चों के पेरेंट्स जो है थोड़ा सा डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेते, लेकिन थोड़े टाइम पहले तो हुआ करता था। बलबन वाले केस में यही था, बलबन और इल्तुतमिश का यही फर्क था। इल्तुतमिश सिस्टम लेके आया था अपने इस बच्चे को, अपनी इस दिल्ली सल्तनत को थोड़ा सा तमीज से सिखा रहा था, इकता लेके आया, साथ में नए सिक्के लेके आया। जनता को एकदम ऐसे दिख रहा था कि हाँ, अमीरों का एक ग्रुप बना दिया इज्जत से, कि सिस्टम है, कुछ कायदे कानून है, वो सिखा रहा है उस बच्चे को। बलबन आया, बलबन ने देखा कि बच्चा थोड़ा बिगड़ गया इल्तुतमिश के जाने के बाद। बलबन पूरी क्रूरता से इस बच्चे को सुधारता है, क्रूरता से सुधारा, क्रूरता दिखाई। जो भी बलबन के विरोध में आया उसको हाथियों द्वारा कुचला दिया जाता था। कई कई किताबों में तो लिखा गया है कि खून की नदियां बहती थी बलबन के राज में। हाँ, थोड़ी अतिशोक्ति है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा ही अतिशोक्ति है, लेकिन माफ कीजिएगा, कुछ तो इसमें सच होगा ही, वरना क्योंकि इतिहासकार या लेखक जो थे वो भी तो समाज को देख के ही कुछ कल्पना करते होंगे। खून खराबा तो हुआ था। बलबन ने अपने विरोधियों को, विरोधी आमिरों को, सबको मौत के घाट उतार दिया था। और ऊपर से ये आ गया। अब उस बच्चे को ये ईश्वर का भी डर दिखाया। बच्चे को बोलते हैं हम, पाप लगेगा। पाप बच्चे को बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि नहीं, ये नहीं करना, बड़ों के सामने नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि पाप लगेगा, किताबों के नीचे नहीं गिराना, पाप लग जाएगा। उस तरह की चीजें बलबन जो था अब अपनी जनता को सिखा रहा था कि मैं हूं ईश्वर, साथ में ईश्वर की परछाई हूं मैं, और मेरे अगेंस्ट तुम जा नहीं सकती। राजत्व के सिद्धांत पे बात करनी जरूरी इसलिए कि आपको एकदम जहन में एक बलबन का कैरेक्टर आपके जमा हो जाए। उसका फायदा ये होता है कि क्वेश्चन ठीक है, डायरेक्ट आपके फैक्ट यहां से नहीं आया, लेकिन कोई कैरेक्टर अब आपको पता होगा तो वो आपको एक अंदाजा देता है कि बलबन किस तरह का आदमी है। वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में स्पेशली बहुत हेल्प करता है। इसलिए ये राजत्व का सिद्धांत जरूरी है आज बात करना, और वो हमने की है। राजत्व का सिद्धांत कर ली अच्छे से बात। आमिरों का वो जो ग्रुप था उसको भी खत्म कर दिया। एक और चीज की, डिसिप्लिन लेके आनी है तो कैसे लाई जाए? वही सल्तनत में अब जैसे मैंने बोला कि बच्चे को थोड़ा सा सिखाते हैं कि सुबह स्कूल जाने से पहले पैर छू के जाएगा, शाम को आएगा गुड नाइट बोलेगा। ने जनता को और आमिरों को दोनों को बोला, एक चीज करोगे, एक करोगे सिजदा, एक करोगे पाइबोस। दरबार के अंदर बलबन जैसे ही दिखेगा, हाथ आगे, गर्दन झुकेगी, कमर झुकेगी, सलाम करोगे झुक के, सिजदा करोगे। पाइबोस, सुल्तान के पैरों को चूमोगे, हाथों को चूमोगे, झुकोगे, नतमस्तक हो जाओ सुल्तान के आगे। बेसिकली ये जो 40 तो पहले ही खत्म कर दिया, अब इन आमिरों की कोई औकात रही ही नहीं। इस तरह का एक सिस्टम बना दिया इन्होंने। तो थोड़ा सा साफ करके, और मैं अभी आपको वापस से, बलबन थोड़ा सा हैवी हो गया है, कुछ पॉइंट्स आपको वापस याद दिला दे रहा हूं। मेन क्या क्या आया? एक हमने देखा दीवान ए अरीज, मंगोलों से निपटने के लिए। उसके अलावा बाद में हमने देखा मंगोलों से निपटने के बाद में एक इसने बरीद और बनाया था, एक विभाग जो आंतरिक जो भी इनकी गुप्तचर विभाग, गुप्तचर इंफॉर्मेशन होती थी, गुप्त इंफॉर्मेशन वो लेके आता था, उससे इसने सारी चीजें सही की। उसके अलावा 40 खत्म कर दिया, रक्त और लोहे की नीति, और लास्ट राजत्व का सिद्धांत। सारी चीजें डिटेल में बात कर ही चुके हैं। ये बलबन के मेन स्टेप्स थे। इतना सब कुछ किया, सुल्तान पद की प्रतिष्ठा वापस कायम कर दी। अब जनता डरती थी बलबन से, और डर भी ऐसा कि अब बलबन की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता सल्तनत में। जब इतने भय का माहौल होता है तो थोड़ा सा अब कोई ना कोई फायदा उठाएगा, या एक तरह से जब सारा सिस्टम ही डर गया तो
उन्नति उतनी नहीं होती और भरोसा किसी पे नहीं करता बलबन, आमिरों पे नहीं। एक इसका एक बेटा था मोहम्मद। मोहम्मद का क्या हुआ कि मोहम्मद मंगोलों के खिलाफ लड़ाई करते हुए मारा गया। बलबन को बड़ा प्रिय था मोहम्मद, और कितना ही कठोर दिल इंसान हो, बहुत क्रूरता से रहता था बलबन, सारे अपने आमिरों को एकदम तलवार की नोक पे रखता था। लेकिन अपने बेटे को खोने के बाद में इतिहासकारों ने ये किताबों में लिखा है कि महलों से रात रात भर रोने की आवाजें आया करती थी। इस तरह की चीजें कि कितना ही कठोर दिल इंसान हो, संवेदना एक ऐसी चीज होती है कि वो उसको भी तोड़ देती है। बलबन के केस में ये देखने को मिला। बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रात रात भर रो रहा है, मानसिक हालत बिगड़ गई थी, अपने उम्र के जाते हुए नेगेटिव पड़ाव जो कहते हैं अपन लोग कि बुढ़ापे के अंदर आके बड़ा परेशान हो गया, अकेला पड़ गया। बाकी के बच्चे थोड़े नालायक थे, उनकी भी किसी की मृत्यु हो गई, कोई विलासी प्रवृत्ति का था, बलबन को कुछ खास उम्मीद नहीं थी और बलबन का शासन उसके हाथों से फिसल रहा था। अंत में बलबन ने अपना एक उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया, कैकुबाद को। कैकुबाद कौन था? कैकुबाद पोता था उसका, और पहले कैकुबाद आया और फिर क्यूमर्स, ये दो। और 1287 में बलबन की डेथ हो गई थी। बलबन की डेथ के बाद कैकुबाद और क्यूमर्स ये दो अगले दिल्ली के शासक बने, दिल्ली सल्तनत के। लेकिन बात वही कि अब कमजोर था शासन। 1287 से लेके 1290 3 साल के बीच में ये कैकुबाद और क्यूमर्स आए। कैकुबाद ने एक चीज की थी, इसने पद मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक का जो पद क्रिएट किया गया था उस पर इसने बिठाया था एक आदमी को जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। खलजी या खिलजी, थोड़ा सा अभी दिमाग में वापस आया होगा। थोड़ी देर पहले वो बात बोली थी हमने कि मंगोलों के खिलाफ अच्छा लड़ने वाले कोई लोग थे तो वो खलजी थे, सीमाओं पे बैठे थे अफगानिस्तान के आसपास। ये खलजी ट्राइब उधर दिल्ली सल्तनत के लिए मंगोलों को रोक के बैठी थी बलबन के टाइम पे। जाहिर सी बात है जलालुद्दीन खिलजी का एक रुतबा जो था वो बढ़ गया होगा, और बढ़ गया था, वाकई में बढ़ गया था। सल्तनत में आते जाते इनकी बड़ी इज्जत होती। बलबन गया तो एक शासन की कमजोरी, कैकुबाद के दरबार में आते कैकुबाद ने इनको आरिज ए मुमालिक का पद दे दिया, मतलब सलाहकार। बाहर के बंदे को, खलजी है, थे तुर्की ये भी लेकिन खलजी थे। इधर वाले कौन थे? इधर ये गुलाम वंश के आगे तुर्की, पुराने वाले दिल्ली के अपने तुर्की वंश वाले लोगों को जो सल्तनत में पहले से आमिर बैठे थे, ये बात थोड़ी पचा नहीं पा रहे थे कि एक बाहर के आदमी को लाके आपने इधर इतना बड़ा आदमी बना दिया। अब लेकिन खलजी भी कोई कम नहीं थे, खलजियों ने भी अपनी अच्छी खासी तादाद बढ़ा रखी थी, दरबार में अपने बंदे घुसा लिया, क्योंकि ये पद बहुत बड़ा था आरिज ए मुमालिक। अब वो अपनी मर्जी के लोगों को इस शासन के अंदर घुसाता गया। करप्शन देखता है अपने को कि ये जो स्टेट पीएससीज होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके द्वारा स्टेट मशीनरी के अंदर हमारे जो एसडीएम्स वगैरह होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। क्यों अपनी मर्जी के लोगों को घुसा लेते हैं? क्योंकि खुद की एक आइडियोलॉजी, उसको फॉलो करने वाले लोग, पहले होता था ये इंटरव्यूज के अंदर ये करप्शन चलता था, कई स्टेट्स में अभी भी चलता है कि अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा भरा जाए उसमें, ताकि आगे अगर पॉलिटिकल समस्या कोई आए उसको ये जब प्रशासन संभालेगा तो थोड़ा सा नरम रहेंगे, थोड़ा क्या कुछ ज्यादा ही रहेंगे। राजस्थानी में एक कहावत है हमारे, जिसकी खाए बाजरी उसी की लगाए हाजिरी। तो कुछ इनको अब दिया है कुछ, तो वो वापस उनको देंगे भी। तो खलजी ने, जलालुद्दीन खलजी ने भी अपने आदमी इसमें भर लिए। अब दरबार के अंदर दिल्ली सल्तनत के, मैं बात कर रहा हूँ ये 1287 से लेकर 90 के पीरियड के बीच की, इन 3 सालों के बीच में अब 2 खेमे बन चुके थे सल्तनत के दरबार में। ये 2 खेमे कौन से थे? पहला खलजी खेमा और दूसरा तुर्की खेमा। तुर्की खेमा जो दिल्ली सल्तनत के तुर्की आमिर थे। इन दोनों के बीच में रसाकशी चलती रहती थी। उसी रसाकशी का फायदा उठाते हुए थोड़ा सा अब ये क्यूमर्स और ये नाबालिग से बच्चे से थे शासक, इनकी कोई उतनी ज्यादा पावर कंट्रोल नहीं कर रहे थे। वापस आमिरों का दबदबा बढ़ गया था। आमिरों के इस बढ़ते हुए दबदबे को देखते हुए जलालुद्दीन खिलजी अल्टीमेटली, एक चीज होती है वो थी खलजी क्रांति 1290 की। 1290 की इस खलजी क्रांति के अंदर जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठ गया। क्यूमर्स
याद रखना है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन खलजियों पर। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम अभी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेके 96 तक शासन किया है। तुर्की थे ये भी, तुर्की का मतलब तुर्क ओरिजिन से आते थे। टर्की जो एक देश है आज भी आपको देखने को मिलता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है, एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों के अंदर आता है ये टर्की। थोड़ा थोड़ा देखना जाके मैप में, गूगल मैप्स में जूम करके देखोगे तो टर्की मिलेगा। राजधानी इस्तांबुल, टर्की से निकले थे सारे ये ओरिजिनली। खलजी भी वही थे, लेकिन खलजियों का रहन सहन थोड़ा सा अफगानिस्तान के संपर्क में रहने के बाद वैसा हो गया था। लड़ने में अच्छे थे, मंगोलों का बड़ा अच्छे से सामना करते थे। जलालुद्दीन खिलजी खुद मंगोलों के खिलाफ कई बार जंग कर चुका था। तो अब जब खुद राजा बन गए तो इन्होंने मंगोलों का सफाया किया, मंगोलों को सीमा से खदेड़ दिया दूर। कुछ 2-1 हजार मंगोल जलालुद्दीन खिलजी के राज में बंदी बना के दिल्ली लाए गए। ये इंटरेस्टिंग चीज है, दिल्ली से जो भी कोई देख रहा है, मेट्रो स्टेशन है मंगोलपुरी, न्यूज में भी रहता है कई बार। कनेक्ट कर पा रहे हो? मंगोल अटैक कर रहे थे हम लोग, बात तो मंगोलपुरी यहीं पे आके इन 2000 मंगोलों को बसाया था। और ये मंगोल कहलाए नव मुसलमान। एरिया का नाम आज भी हम मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं, नव मुसलमान, क्योंकि इनको बाद में कन्वर्ट कर लिया गया था। पहले मंगोल थे ये, मंगोलों ने धर्म परिवर्तन करके इनको मुस्लिम बना दिया गया। अब ये मंगोल कौन सा धर्म है? मंगोल बेसिकली ये एक ट्राइब थे, मंगोलिया। ऊपर एक देश आपको मैप में देखने को मिलेगा, वहां पे मिक्स था, थोड़ा क्रिश्चियनिटी के भी कुछ एलिमेंट्स उठाए हुए थे, थोड़ा बहुत इस्लाम से उठाए हुए थे, थोड़ा बहुत बुद्धिज्म से उठाए हुए थे। इस तरह के इनके अपने कुछ कायदे कानून थे। तो वो एक धर्म जो इनका जो भी था, मंगोल जो है अब पूरी तरह से यहाँ पे 2-1 हजार मंगोलों को जिनको बसाया गया मंगोलपुरी के अंदर, ये नव मुसलमान कहलाए। क्वेश्चन क्या बनता है, दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी में मंगोलों को नव मुसलमान के रूप में किसने बसाया? ऑप्शन मिलेंगे आपको, बलबन मिल सकता है, जलालुद्दीन खिलजी मिल सकता है, इल्तुतमिश मिल सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी मिल जाए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है पीछे, कहीं बोल दो आपकी नहीं जी उनको उधर से लाके मंगोलों को सिटीजनशिप दे दी थी। नहीं, ऐसा नहीं होता, पुरानी बात है। नव मुसलमान बनाया था इनको किसने? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का ये पहला मेजर एक काम था। अब जलालुद्दीन खिलजी क्या था कि थोड़ा सा बलबन के टाइम पे जनता खौफ में थी, जनता और आमिर। जलालुद्दीन खिलजी ने इसके विपरीत एक उदार नीति अपनाई। मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार कोई शासक उदारता का बात कर रहा है, उदारता की बात कर रहा है। हालांकि उदारता अब एक तरह से जो हम बोलते हैं कि लिबर्टी या उदारता या थोड़ा सा एक नरम दिल रखना, ये उस टाइम के हिसाब से उस समाज को सूट नहीं करती, लेकिन था, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि इनके कुछ बुक्स में स्टेटमेंट है कि जिन जनता के ऊपर हम राज कर रहे हैं, अगर वही खुश नहीं होंगे तो हम क्या राज करेंगे। तो ये हिंदुओं के प्रति थोड़ी सी टॉलरेंस रखता था। उससे पहले वाले जो शासक थे दिल्ली सल्तनत के, वो गैर मुसलमानों पे, मैं शब्द यूज कर रहा हूं गैर मुसलमान, और उसमें भी गैर मुसलमान में सारे आते थे, सूफियों को भी टारगेट कर लेते थे कि इस्लाम के अंदर कोई थोड़ी सी लिबर्टी दिखा रहा है उसको भी काउंट कर लेते थे। उनके सबके खिलाफ एक तरह से उनको परसिक्यूट किया जाता था, उन पे अत्याचार किए जाते थे। यहां पे जलालुद्दीन खिलजी ने आके ये थोड़ा चेंज किया। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किए हुए कुछ चेंजेस की वजह से अब दिल्ली सल्तनत थोड़ा एक तरह से कहते हैं कि नरम पड़ी। लेकिन ये नरम पड़ना ना तो आमिरों को सुहा रहा था और ना ही उलेमा वर्ग को। आमिर और उलेमा वर्ग दोनों के दोनों को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए षड्यंत्र रचे जाने लगे। लेकिन आदमी उदार है तो क्या करता है ये कि गांधी जी का एक कोट सुना है आपने, गांधी जी को हम बोलते हैं कि बड़ा लिबरल तरह का आदमी था और खुले विचारों वाला, अहिंसा वाला, कि एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो, वापस मत हाथ उठाओ।
थोड़ी उदारता दिखा रहा था। जलालुद्दीन खिलजी भी इसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे थे, बार बार माफ कर दे रहा था। ये आमिर जो तख्ता पलट की साजिशें कर रहे थे उनको भी माफ कर दे रहा था। बाकी के आमिरों और उलेमाओं और बाकी के जो मंत्री थे उन सबके अंदर बड़ी उनको खिंच होती थी कि ये ऐसे क्यों कर रहा है सुल्तान, इनको भी माफ कर दे रहा है। लेकिन बार बार ऐसे षड्यंत्र बढ़ने लगे, इसके भी पका रहे हैं, बाकी के जो इसके एक तरह से भरोसेमंद मंत्री थे वो भी इसको पका रहे हैं बोल के कि सर ऐसे मत करो, कुछ तो एक्शन लो इन पे। कोई एक्शन नहीं ले रहा, इसी वजह से ऐसे षड्यंत्र बढ़ते जा रहे थे जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध। ऐसा ही एक षड्यंत्र हुआ था, सीदी मौला का षड्यंत्र। सीदी मौला कौन था? एक खानका चलाता था, एक गरीबों को भोजन करवाता था। एक तरह से होता है, आज भी है कि जो काले काम करते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं। शब्द मैंने यूज किया कि आजकल गवर्नमेंट भी अब इस चीज के लिए कई कानून ला रही है, अपने एनजीओ को रेगुलेट किया जाता है। बहुत से एनजीओ भारत के अंदर पैसा घुसाते हैं, गलत तरीके से कमाया हुआ भारत के पैसे को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करना और इस तरह की चीजें बहुत कुछ चलती है। एनजीओ के ऊपर ही आरोप लगता है। ये भी एक तरह का एनजीओ चला रहा था कि एनजीओ क्या करते हैं कि लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं ऐसा दिखाते हैं। हाँ करते हैं, बहुत सारे एनजीओ बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे है भी कि जो इस काम की आड़ में कुछ गलत कर रहे हैं। सीदी मौला एक खानका चलाता था कि गरीबों को भोजन करवाता था इधर, लेकिन सल्तनत के बड़े बड़े आमिर यहाँ पे आते थे, यहाँ पे नित नए षड्यंत्र रचे जाते थे। जलालुद्दीन खिलजी को इसकी खबर पहुंची। जलालुद्दीन खिलजी ने इसको अपनी दरबार में बुलाया। दरबार में बुला के इससे दो टूक पूछा गया एकदम साफ, आंखों में आंखें डाल के, कि क्या आपको इस षड्यंत्र की जानकारी है? सीदी मौला ने जाहिर सी बात है क्यों हाँ भरेगा, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को उस समय तक पूरा विश्वास था, उसके पास पुख्ता सबूत थे। सीदी मौला को उसने अपनी उदार प्रवृत्ति के बावजूद हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया, मरवा दिया सीदी मौला षड्यंत्र में अपनी एक नेचर, अपनी एक प्रवृत्ति के विपरीत थोड़ा बिहेव किया। इसलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए एक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीदी मौला षड्यंत्र में दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक का नाम आता है, वो थे जलालुद्दीन खिलजी। उदार आदमी था, लेकिन उदार था तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि लड़ाई करे ही नहीं। लड़ाइयां की थी, फेल भी हुई थी। रणथंभौर राजस्थान के अंदर रणथंभौर का एक फेमस दुर्ग है। अबुल फजल आगे अकबर के टाइम पे बताऊंगा। अबुल फजल ने रणथंभौर के दुर्ग के बारे में बोला है, दुनिया के बाकी के सारे दुर्ग नंगे हैं, रणथंभौर ने बख्तर पहना है। बख्तर मतलब एक सैनिक कवच होता है। कि रणथंभौर का दुर्ग एकदम पहाड़ियों में और उधर थोड़ा सा घिरा हुआ है जंगलों से। तो इस तरह का दुर्ग इतना शक्तिशाली, इतना स्ट्रॉन्ग दुर्ग है, इसको जीतना आसान नहीं है विरोधियों के लिए। हमीर उस समय पे इधर शासन करते थे। चौहान वंश के हमीर थे राजस्थान में। जलालुद्दीन खिलजी अटैक के लिए गए तो घेरा डाला रहा। रणथंभौर का दुर्ग बहुत बड़ा था, जीत नहीं पाए। 7-8 महीने टाइम पास करने के बाद में वापस लौट आए, लेकिन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान पीछे कदम हटा रहा है। एक छोटे से रणथंभौर के लिए राजस्थान में राजपूतों की पावर थोड़ी सी कम हो गई थी पहले की तुलना में। सल्तनत का सुल्तान वापस लौट के जा रहा है एक दुर्ग नहीं जीत पाने की वजह से। रणथंभौर में फेल हुए थे। हालांकि फेलियर के बाद इन्होंने, जैसे कोई भी हम लोग फेल हो जाते हैं तो बोलते हैं ना पेपर टफ आया था, या कि मेरे को ऐसे पेपर में पास ही नहीं हुआ। जलालुद्दीन खिलजी साहब ने ये डिक्लेयर किया कि ऐसे 10 दुर्ग कुर्बान हैं मेरे सैनिकों की जान के पीछे, मेरे को टाइम पास नहीं करना। ये दुर्ग मेरे सैनिकों के बाल के बराबर नहीं है। इतिहास में दर्ज है कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें, वो आपको सीधे के सीधे बता रहा हूं। इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर में हार के लौट आए और इसके अलावा इन्होंने एक आधा और अभियान किया और फिर बाद में युद्ध करना 1292 के बाद में इन्होंने सैन्य अभियान करने छोड़ दिए थे 1292 के बाद से। लेकिन 1296 तक चले। जिम्मेदारी किसने उठाई थी? नया कैरेक्टर अलाउद्दीन खिलजी। इनका भतीजा भी था, दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही महत्वाकांक्षी, बड़ा ही क्रूर, बड़ा ही चालाक, लोमड़ी के जैसा चालाक। क्यों कह रहा हूं चालाक, वो आपको अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक में कल बताऊंगा मैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक कैरेक्टर है, लड़ने में बहुत अच्छा,
कोई इसका सानी कोई था ही नहीं। ये शब्द सानी मैंने यूज किया, सिकंदर सानी खुद को बोलता था, उपाधि देना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी, इसने अब अपना एक तरह से एक प्रभाव फैला दिया। जलालुद्दीन खिलजी बड़ा इंप्रेस, भतीजा था ये इसका, तो इसलिए अपनी बेटी की शादी भी इससे कर दी। अब ये अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा भी था जलालुद्दीन खिलजी का, और दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी को नई जिम्मेदारियां दी गई, कड़ा की सूबेदारी दी गई। तो किसके द्वारा दी गई थी? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही दी गई थी। कड़ा का सूबेदार बनाया गया, कड़ा और अवध का भी बाद में। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविंस थे उस समय के, और इनकी जिम्मेदारी इसने अलाउद्दीन खिलजी को दी। अलाउद्दीन खिलजी यहीं से अब जब इनको बड़ी जिम्मेदारी मिल गई तो बड़े ख्वाब भी देखने लगे। महत्वाकांक्षी बंदा था। जो महत्वाकांक्षी बंदे होते हैं वो सिर्फ छोटी चीजें मिल गई उनको तो उसमें उनका मन नहीं भरता। एम्बिशियस, बड़े एम्बिशन, बड़े सपने, और उन सपनों को साकार करने लायक एकदम कुव्वत, जो जिसको बोलते हैं स्किल्स, जिसके पास थी, ऐसा आदमी था ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान बनना था, महत्वाकांक्षा जाग गई थी, दोस्तों ने भी ऊपर चढ़ा दिया था कि अब सुल्तान बनने के दिन आ गए। सुल्तान बनने के लिए क्या चाहिए? जलालुद्दीन खिलजी से सीधे सीधे लड़ाई करो। लेकिन उतनी अभी हिम्मत नहीं थी, सेना इसके पास 6-7 हजार की सेना थी, 7-8 हजार की, उससे ज्यादा सैनिक भी नहीं थी। तो क्या किया जाए? पहले सेना का जुगाड़ किया जाए और फिर पैसे का भी जुगाड़ किया जाए, दोनों चीजें करनी है। तो नजर पड़ी कि अभी तक हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, दिल्ली पे केंद्रित। कहां से आए थे? तुर्की। यहीं पे आसपास दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, यहीं पे थे फैले हुए। ऊपर तक भले ही चले गए हों, थोड़ा बंगाल तक भी गए कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, बंगाल, बिहार, यहीं आसपास फैल रहे थे। दक्षिण की तरफ कोई नहीं देख रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सुना था यार दक्षिण के अंदर ना पैसे बहुत है। आज भी है हमारे उधर दक्षिण के अंदर मंदिर है, कई बड़े भव्य मंदिर, और उनमें सोना भरा पड़ा है। यूट्यूब पे आप देखोगे, सर्च करना कभी साउथ इंडिया के टेम्पल्स के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में, या इनके जो अभी इनका वर्तमान इनकी जो लग्जरियस एक तरह से वहां पे चीजें पड़ी है कि सोना बहुत है, गोल्ड बहुत है उधर दक्षिण के अपने मंदिरों में। रिसोर्सेज थे उस समय भी थे। अलाउद्दीन खिलजी की निगाह उधर पड़ी कि उधर जाएंगे, अटैक करेंगे और जीतेंगे, सेना भी जुटाएंगे, पैसा भी जुटाएंगे, और फिर जलालुद्दीन को चैलेंज करेंगे। जलालुद्दीन को चैलेंज किया या नहीं, ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगला राजा अलाउद्दीन खिलजी बना था, मार के बना। जलालुद्दीन खिलजी के टॉपिक में लास्ट उसकी है डेथ, वो हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के हाथ। कैसे उसने उसको मारा, ये हम अगली क्लास में अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक में स्टडी करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले क्या बड़ा काम उसने किया जलालुद्दीन खिलजी को मारने के लिए। वो कल की क्लास में हम बात करेंगे। आज हमने क्या क्या किया है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला टॉपिक हमने आज देखा बलबन, बलबन के बारे में। विभाग बनाया गया दीवाने अरीज। उसके अलावा दूसरा बरीद, क्या था आपको याद आ गया होगा, 2 बार हम लोग ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। बरीद गुप्तचर विभाग, दीवाने अरीज सेना का प्रमुख था। राजत्व का सिद्धांत, इसके अंदर 2 नाम हमने लिए उर्दू के, एक तो था जिल्ले इलाही और दूसरा नियाबत खुदाई। और क्या किया था बलबन ने? इनके ऊपर लगाम लगाई, सिजदा पाइबोस करवाया। सिजदा हाथों के द्वारा सलाम करना और पाइबोस के द्वारा सुल्तान के पैरों को चूमना, हाथों को चूमना, इस तरह की चीजें। तो एकदम नतमस्तक करवा देता था सब। उलूग खां की एक उपाधि थी इसके पास, भरोसा किसी पे नहीं करता था। सबसे इंपॉर्टेंट, रक्त लोह की नीति। रक्त और लोह की नीति क्या थी? लोहे और लोहा यानी तलवार, तलवार के दम पे खून बहाया गया, और जो लाइन से साइड हट रहे थे, जो भी थोड़ी बहुत अवहेलना कर रहे थे, उन सबको लाइन पे लाया गया।
ये बलबन का टॉपिक था। बलबन के जाने के बाद हमने देखा थोड़े टाइम के लिए 1287 से लेके 1290 तक कैकुबाद आया, क्यूमर्स आया। कैकुबाद ने दीवाने मुमालिक अपना आरिस ए मुमालिक के पद पे बिठाया जलालुद्दीन खिलजी को। कौन था जलालुद्दीन खिलजी? मंगोलों के आक्रमण को निपटाने के लिए मंगोलों से सुरक्षा कर रहा था, सुरक्षा दे रहा था दिल्ली सल्तनत को। और वहां से अब इसकी सल्तनत में, राजधानी में एंट्री हो गई। यहां से वो आरिस ए मुमालिक बने और धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ता गया। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे जाके जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे कुछ कुछ चीजें हुई। उदार प्रवृत्ति का आदमी था, सीधी मौला का षड्यंत्र हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने आगे धोखा दिया, रणथंभौर में हार हुई और 1290 के 92 के बाद 1290 में राजा बने थे। 1292 के बाद एक्टिवली कोई युद्ध में पार्टिसिपेट किया नहीं। ये आज का हमने 2 मिनट में रिवीजन भी कर लिया। मैं ये बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि रिवीजन टाइम पे करिए। नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे, साथ में क्वेश्चन के लिए वीडियोस भी अपलोड करूंगा मैं। इसके बाद आपको एक सारी चीजें जब कलेक्टिवली पढ़ोगे तब इस रिवीजन की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी, क्योंकि फ्लो में एकदम मक्खन की तरह चलेगा सब कुछ। आपको वर्ड आपको एक मिलेगा, इकता आपके दिमाग में सीधे इल्तुतमिश बजेगा। इस तरह की चीजें मैं चाहता हूं कि जितना रिवीजन हम कर सकते हैं हम क्लास में ही करके जाएंगे। घर पे आप करो तो आपके लिए और बोनस। अगली क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे और अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक डिटेल में देखें। अगर इस क्लास में कोई कमी आपको लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, डिसलाइक करें। अगर पसंद नहीं आया हो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी फीडबैक हो खुले दिल से कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।